असम को सुनना इसलिए ज़रूरी है कि केवल असम की बात नहीं है। जो असम के लोगों ने 4 साल तक कागज़ इकट्ठा किए, अब वो काम बिहार कर रहा है 1 महीने के अंदर। तो अगर असम को सुना गया होता तो बिहार में आज ये स्थिति नहीं होती। इसलिए असम को सुनना आवश्यक है। मैं असम 2-3 बार गया हूँ और अभी जब एनआरसी के बाद गया हूँ, फैक्ट फाइंडिंग में गया हूँ। नदीम साहब हम लोग साथ में थे और हम लोगों ने असम की आवाज़ को बाहर लाना क्यों ज़रूरी है। दिल्ली के मीडिया को या दिल्ली की सिविल सोसाइटी को या बहुत सारे लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कैसे काम कर रहा है, कितना आर्बिट्रेरी है, कितना एक तरफा है, वो डेटा हम लोगों की फैक्ट फाइंडिंग में आया जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हम लोगों ने उसको जारी किया। और उसमें हम लोगों ने कई एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स के साथ एविडेंस दिए कि कैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है, उनके जो जजेस जो असम में हो रहा है, मैं कई दफ़ा गई हूँ असम में। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने बुलाया है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन से मिली हैं और टी गार्डन वर्कर्स के साथ भी मिले हैं और असम के लोगों से भी मिले हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ये एक बहुत पुराना प्रॉब्लम है, ये कोई आज की बात नहीं है। आज ये हालत है कि हमारे जो सरकार चला रहे हैं जो लोग, उनकी खुद की समझ ऐसी है कि उनको लगता है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप के हैं, कहीं भी जो मेजॉरिटी ग्रुप के हैं, और मैं अपने आप को भी माइनॉरिटी मानती हूँ, मैं औरत हूँ, औरतें हिंदुस्तान में माइनॉरिटी ही होती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इन लोगों को लगता है कि जो मेजॉरिटेरियन थिंकिंग है उसी के बेसिस पे ये देश चल सकता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अभी हफ्ता भर पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, जंतर मंतर पे लोग बैठे थे। हमें ध्यान आ रहा था कि हम एक ज़माने में बोट क्लब पे बैठते थे, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पहुंचते थे वहाँ। अब ये हमें 2 घंटा देते हैं और कहते हैं बस इतने इलाके में बैठ जाओ। ये हमारी सिविल लिबर्टीज़ छीनी जा रही। और मुझे एक लेडी मिली वहाँ, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैंने आपको देखा हुआ है पहले, आप कौन हो? और उन्होंने जो जवाब दिया, मैं आपके सामने भी वो जवाब ज़ोर से कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं शाहीन बाग की दादी हूँ। हम भूल गए हैं वो लड़ाई, वहीं से शुरू हुआ था ये खेल, हमारे खिलाफ वहीं से शुरू हुआ था और हमारी लड़ाई वहीं शुरू हुई थी। अगर आपको याद होगा, शाहीन बाग पे भी लोग कितने तादाद में पहुंचते थे और कहाँ कहाँ से आते थे। तो हमें अब ये देखना है कि जो हो रहा है हिंदुस्तान में इस वक्त, तो जहाँ माइनॉरिटी है, जहाँ जो टारगेटेड अदर है, उनके लिए तो बहुत परेशानी है इस वक्त। मैं ये नहीं, इसको मना नहीं कर रही, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये उन्हीं पे है और हम बचे रहेंगे, तो ये हमें भूलना पड़ेगा। ऐसे माहौल में कोई नहीं बचेगा। जैसे बिहार में हो रहा है, वही हो रहा है बिहार में जो असम में हम कितने डेकेड से देख रहे हैं। और हमें इसके खिलाफ इकट्ठे होके, नदीम भाई की बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, हमें सबको इकट्ठे होके इसके खिलाफ लड़ना है। आप सब असम का प्रॉब्लम तो आप सब जानते हो, ये प्रॉब्लम सिर्फ असम का नहीं है, ये सब का है और हम लोगों को इकट्ठे होके लड़ना हो। दोस्तों सब, एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छली, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से।
दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। आसाम का मामला इतना दर्दनाक है, इतना तवील है और इतने उसके अंदर पेच दर पेच हैं कि अगर उस पर गुफ्तगू की जाए तो शायद 1 घंटा भी ना काफ़ी। 1951 से NRC का सिलसिला शुरू हुआ और 2019 में हम ये समझे थे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो NRC हुआ है, अब शायद मामला यहाँ ख़त्म हो जाएगा। 19 लाख लोग डिक्लेयर हुए, इसमें 6 लाख मुसलमान थे। तो ये जो हवा खड़ा किया गया था पूरे देश में कि 50 लाख, किसी ने कहा 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आसाम में आके रह रहे हैं, वो भरम टूट गया कि नहीं, टोटल सुप्रीम कोर्ट की ने जो कंडक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उसमें 19 लाख। लेकिन अब आप देखिए कि जो कुछ हो रहा है आसाम में, वो अजीबोगरीब बात है कि आप एक शख्स को आप ये कहते हैं कि ये बांग्लादेशी है, बाप बांग्लादेशी है, बेटा हिंदुस्तानी है, बीवी बांग्लादेशी है, शौहर हिंदुस्तानी है, एक भाई हिंदुस्तानी है और एक भाई बांग्लादेशी है। तो ये अजीबोगरीब सिचुएशन है जो पूरे आसाम के अंदर को नजर आता है। फिर सिर्फ NRC तक इशू नहीं है। देखिए, हर साल ब्रह्मपुत्रा में सैलाब आता है और सैलाब से बहुत सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, उनका पूरा सामान ख़त्म हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म हो जाता है। उनके लिए अभी दुश्वार है ये साबित करना कि वो हिंदुस्तानी शहरी है। तो मैं समझता हूँ कि आसाम में पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को आसाम के मसले से वाक़ियत हुई थी नीली के फसाद के बाद। नीली में जो कम्युनल राइट हुआ, उससे पहले तक लोग ये समझते थे कि आसाम में जो कुछ हो रहा है वो एथनिक क्लिनसिंग है या ये बंगाली नॉन बंगाली इशू है, बंगाली आसामी इशू है। और जो आसामी पॉपुलेशन है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान है कि बंगाली हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो बंगाली जो थे उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम मसला नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जो RSS है वो किस तरह से रीजनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट करती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाल ठाकरे साहब ने जब शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, तो वो शुरुआत थी नॉन महाराष्ट्रियन को निकालने की, मद्रासी लोगों को निकालने की, यूपी के भैया लोगों को निकालने की। वो कभी भी मुसलमान इशू नहीं था, उसमें इन्फिल्ट्रेट किया और उसको एंटी मुस्लिम बना दिया। सिमिलर सिचुएशन आंसू की थी जो आसाम में थी। आंसू की जो मूवमेंट थी शुरुआत में, उसके अंदर मुसलमान भी थे, आप जानते होंगे। आंसू की मूवमेंट में ओरिजिनली मुसलमान भी मौजूद थे। तो वो मूवमेंट जो थी वो बेसिकली बंगाली लोगों के लिए थी, रिस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। लेकिन उसमें भी इन्फिल्ट्रेट किया और उसको जो है वो टोटली मुसलमानों की तरफ टारगेट कर दिया। नीली का फसाद हुआ, 5000 लोग एक ही रात में मार दिए। उसके बाद UMF बनी। हम समझे थे कि UMF एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे खड़ी होगी और आसाम के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेगी, उनकी आवाज़ बनेगी। लेकिन UMF का दौर भी हमने देखा ख़त्म हुआ। उसके बाद IMDT एक्ट बना था 71 के बाद, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था IMDT एक्ट, और हमने समझा था कि अब शायद लोगों को राहत मिल जाएगी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट को ख़त्म कर दिया। वही कांग्रेस पार्टी जिसने IMDT एक्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि भाई हमने तो वादा किया था इलेक्शन में, इसलिए हमने IMDT एक्ट लाया। तो उनका इलेक्शन के वादे की कोई बात नहीं है, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, वजीर नजमुल साहब उसके रहन भवन का सामने आए। हमने और उनको अच्छे खासे MLA और MP के मिले। हम समझे कि ठीक है, मुसलमानों को एक आवाज़ मिल गई है आसाम के अंदर, उनकी आवाज़ असेंबली में भी सुनी जाएगी, पार्लियामेंट में भी सुनी जाएगी। लेकिन वजीर नजमुल साहब का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं निकला। अब मैं समझता हूँ कि आसाम में इस वक्त जो कोशिश हो रही है आंसू की शक्ल में, ये मैं समझता हूँ कि एक रियल कोशिश है जिसमें यूथ और स्टूडेंट शामिल है। ये एक तरह से नॉन पॉलिटिकल माना है कि प्रेजेंटली दे आर नॉट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, क्या होगा फ्यूचर में वी डोंट नो। लेकिन ये जो ग्रास रूट मूवमेंट है, अगर आप एक सिविल मूवमेंट लॉन्च करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें यकीन है कि आज तो कल बहरहाल आपका मसला हल है। कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, हम और आप साथ दे सकते हैं। हमारे नदीम खान साहब कह रहे थे कि भाई आप आइए इधर इंडिया में और जगह जाएंगे बात को, लेकिन लड़ाई तो आपको आसाम में ही लड़नी पड़ेगी। और देखिए, आसाम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन कम नहीं है, अपने आप को कम मत समझिए। और पूरी हिंदू पॉपुलेशन कमजोर नहीं है आसाम की, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आपके साथ खड़ी है। तो आप एक यूनाइटेड फ्रंट बनाइए जिसमें वहाँ की जो हिंदू सिविल सोसाइटी के लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं, उन सबको मिलाकर एक मूवमेंट लॉन्च कीजिए। और हमें यकीन है कि भाई देखिए 34% या ऑफिशियली 34%, अनऑफिशियली 40% पॉपुलेशन कम नहीं होती है किसी भी देश में। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू सोसाइटी के साथ में लेकर काम करेगी तो आप मोर देन 50% होंगे।
तो ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी लड़ाई लड़िए। बाकी लोग तो आपके साथ आएंगे, लेकिन असल लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। मुझे यकीन है कि जिस तरह आप इस वक्त चल रहे हैं, विल आखिर यू विल विन। बोलने वाले लोग असम के नहीं हैं। तो जैसा नदीम साहब ने कहा, मैं वो दोहराऊंगा कि असम को सुनना बहुत ज़रूरी है, और असम की आवाज़ तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, बिहार में खासकर सुनना ज़रूरी है। तो उनको आप बताएं जाके कि आपकी समस्याएं क्या हैं, और इतने पैसे भी मत खर्च करें। छोटे छोटे पहले राउंड में कुछ पत्रकार और प्रोफेसर और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, और फिर एक बड़े प्रोग्राम भी रखें उन लोगों की मदद से। असम को सुनना इसलिए ज़रूरी है कि केवल असम की बात नहीं है। जो असम के लोगों ने 4 साल तक कागज़ इकट्ठा किए, अब वो काम बिहार कर रहा है 1 महीने के अंदर। तो अगर असम को सुना गया होता तो बिहार में आज ये स्थिति नहीं होती। इसलिए असम को सुनना आवश्यक है। मैं असम 2-3 बार गया हूँ, और अभी जब NRC के बाद गया हूँ, फैक्ट फाइंडिंग में गया हूँ। नदीम साहब हम लोग साथ में थे, और हम लोगों ने असम की आवाज़ को बाहर लाना क्यों ज़रूरी है, दिल्ली के मीडिया को या दिल्ली के सिविल सोसाइटी को या बहुत सारे लोगों को, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कैसे काम कर रहा है, कितना आर्बिट्रेरी है, कितना एक तरफा है, वो डेटा हम लोगों की फैक्ट फाइंडिंग में आया जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने उसको जारी किया। और उसमें हम लोगों ने कई एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स के साथ एविडेंस दिए कि कैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है, उनके जो जजेस होते हैं, जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, वो कॉन्टेक्चुअल होते हैं, और जो ज़्यादा फॉरेनर्स को डिक्लेयर कर रहा है उसको तो एक्सटेंशन मिल रहा है, और जो तमाम सारे एप्लीकेंट्स को या डिफेंडेंट्स को कह रहा है कि भारतीय नागरिक हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। तो कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए। तब ये डिबेट यहाँ चालू हुआ कि कैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम करते हैं, कितना आर्बिट्रेरी है। और उसका जो दूसरा स्केल लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं कि अब अगर 19,000 लोग NRC के बाहर हैं, तो 19,000 मुकदमे वो कितने दिन में सुनेगा? 19 लाख, सॉरी, हाँ। तो 19 लाख मुकदमे कितने 100 साल लग जाएंगे उसको सुनने में और डिस्पोज ऑफ करने में। तो एक लॉजिस्टिकल इशू है, और यही एग्जैक्टली ये बिहार में हो रहा है। काफ़ी कुछ झूठ पर आधारित विदेशी नागरिक, अभी बिहार में भी ये चल रहा है, असम में भी ये हुआ। एक गवर्नर थे असम के, जनरल सिन्हा, 90s में। उन्होंने कहा कि इतने 1000 लोग रोज़ बांग्लादेश से आते हैं। आज अगर उसकी गिनती की जाए तो बांग्लादेश की जनसंख्या 4 बार खाली हो चुकी होती है। तो ये पूरा झूठ पर आधारित है। बिहार में या अभी विदेशी नागरिक का एक मामला आ रहा है। पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन का जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने दिया है कि 2016, 2017, 2019 में उनके इलेक्टोरल रोल में विदेशी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन पूरे देश के इलेक्टोरल रोल में, और उनके पास मात्र 3 कंप्लेंट 2018 में आई थी। एक तेलंगाना से, एक कंप्लेंट वेस्ट बंगाल से, और एक गुजरात से। सिर्फ 3 विदेशी नागरिकों की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास आई थी। वो डिस्पोज ऑफ हुई कि नहीं हुई नहीं पता, और उसको लेकर पूरा असम में हंगामा है, पूरा बिहार अभी सब अपना काम धाम छोड़ के बाढ़ के बीच में वो कागज़ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं धालपुर गया था, इतना अमानवीय जब वहाँ पे इविक्शन हुआ और बुलडोजर चले। रात के 8 बजे 9 बजे नोटिस दिए गए इविक्शन के। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग तो वहाँ से ही हो। और सबको दिए भी नहीं गए, एक बंच किसी एक को दे दिया गया कि आप बांट देना, रात के 10 बजे, और सुबह बुलडोज़र आ गए। मतलब आप रात भर में आप अपना वकील भी तय कर लें, स्टे ऑर्डर भी ले आएँ। और बहुत से लोग वहाँ पे बहुत बरसों से उनके पास कागज़ थे, बैनामा थे, तमाम सारी चीज़ें थी, वो सब थे। और इविक्शन के बाद उनको कहाँ किसी खेत में बेचारे अपना सामान लेकर, घरेलू सामान, और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, कोई खाने का इंतज़ाम नहीं। मुझे कई वहाँ पे आमसू के कई वॉलंटियर्स मिले जो कि मदद कर रहे थे।
स्कूल भी गिरा दिया, मेडिकल डिस्पेंसरी भी गिरा दी, सब कुछ गिरा दिया। अपने ही देश में अगर अपने नागरिकों के साथ ये हो रहा है और देश के दूसरे हिस्सों में अगर आवाज़ नहीं है, शोर नहीं है, उसके खिलाफ बातें नहीं हो रही हैं, तो इससे हौसला बढ़ता है। असम में इस वक्त, जैसे नजीम साहब कह रहे थे और आप सब लोगों को मालूम है, हम लोग देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से सरकार नहीं चल रही है वहाँ पे। वहाँ का मुख्यमंत्री खुद ऐसी भाषा बोलता है और इस तरीके की बातें कहता है जो कि बहुत ही अनसिविलाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं है। भारत का संविधान अपने प्रस्तावना में, अपनी प्रियम्बल में कहता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये डिग्निटी है कि आप रात में बगैर नोटिस दिए मकान गिरा देंगे किसी का, न बिजली, न पानी, न हेल्थ सर्विसेज, न स्कूल। और ये लगातार हो रहा है, सब तब से रुका नहीं है, उसके पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सिटीजनशिप की डिबेट जब चली है संविधान में, हम सब वाकिफ हैं उससे, हमने बहुत लिबरल सिटीजनशिप का दायरा बनाया। आर्टिकल 21 तो नॉन सिटीजन पे भी अप्लाई होता है। हमारे भी जज साहब है, वो बताएंगे जब कि वो तो नॉन सिटीजन पे भी अप्लाई होता है। हूमसएवर लिविंग इन द लैंड, इन दिस लैंड, उसकी भी डिग्निटी इंश्योर करता है भारत का संविधान। तो इसलिए असम की आवाज़ बाहर उठना बहुत ज़रूरी है। असम की, वरना ये बिहार में जो आज हम देख रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा। और ये वही हो रहा है जो असम में एनआरसी हुआ, वही एनआरसी इस वक्त बिहार में हो रहा है। तो हम लोग को दो तीन चीज़ें जो राष्ट्रीय स्तर पे, एक तो आप लोगों का जो मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को अपनी आवाज़ बाहर सुनानी पड़ेगी और एक बड़ा आपको समर्थक वर्ग तैयार करना पड़ेगा पूरे भारत में। और दूसरा, सब कुछ हो रहा है देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स ऑफ हेट, और ये जो हेट फैलाने वाला मीडिया, इन दो समस्याओं का सलूशन हम लोगों को निकालना है नेशनल लेवल पर। पॉलिटिक्स ऑफ हेट अगर ख़त्म होगी या उसका कोई हमारे पास जवाब होगा, स्ट्रेटेजिक जवाब होगा, कंटेंट के साथ जवाब होगा, उसकी रणनीति होगी, उससे पॉलिटिकल पार्टियां भी जूझ रही हैं और इस देश के तमाम नागरिक जूझ रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ और वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी से। तो पॉलिटिक्स ऑफ हेट और ये हेट फैलाने वाला मीडिया, इन दो का इलाज जो है हम लोगों को ढूंढना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग बोले